A very good morning students and welcome to our channel Rajendra Law Academy। आज है 14th of July, तो आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल जो फ्रंट पेज पे मेंशन्ड है। एंड द फर्स्ट न्यूज विच इज मेंशन्ड इज द again Iran and this US conflict is ongoing and it has like what उसमें कुछ इवेंट्स फिर से हुए हैं, राइट? तो उसी के रिलेटेड है। तो क्या हुआ है, यूएसए ने अटैक किया तो रिटेलिएटरी अटैक में ईरान ने भी अटैक किया एंड नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ईरान थ्रेटन्स टू हॉल्ट ऑल द रीजनल ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो दे आर सेइंग दैट अब क्या है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट ब्लॉकेड लगाने वाले हैं एंड कोई भी ऑयल एंड गैस का जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है इस रीजन से हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम नहीं होने देंगे, राइट? तो ये वही चीज़ें अभी चल रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। सो दिस इज द वॉर इज जो वॉर लाइक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इज नॉट सीइंग एन एंड एनी टाइम सून। तो देखते हैं, राइट? जो सीज फायर भी हुआ था उसका भी कोई जो है देखने को नहीं मिल रहा हमें पॉजिटिव रेपरकशंस, वो भी उसके ऊपर आफ्टर 1 मंथ अगेन ये सब फिर से स्टार्ट हो गया, राइट? तो पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। Then the next news is related to the this सोनम वांगचुक जी, राइट? उनका भी क्या है, आज फास्टिंग का 18th डे हो गया। तो वांगचुक loses 8.9 kgs as his fast enters 18th day, so he is also like what hunger strike पे बैठे हैं, what protesting against the like what the resignation of the education minister। So राइट, तो अभी क्या है, व्हाट दे आर डिमांडिंग, तो बेसिकली दे आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट शुड हैव अ कम्युनिकेशन विद देम एंड दिस एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। तो एज सच अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो आई थिंक एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, राइट? तो ये काफी दिन से न्यूज में बना हुआ है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द this a permission which has been sought from the President of India. So quota delivery rule, can of 5 women write to the President, and क्या हुआ, the families of 5 women in Rajasthan's quota who developed complication after their C-section deliveries have written to President seeking permission for euthanasia if they do not receive kidney transplant। तो they are asking what कि हमें euthanasia की permission दी जाए, right? तो basically I wanted to discuss about the status of euthanasia in India, कि क्या इंडिया में euthanasia legal है या क्या स्टेटस है। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज यूथनेशिया एंड व्हाट इज इट्स लीगल स्टेटस इन इंडिया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव यूथनेशिया, इसका मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव यूथनेशिया? पैसिव यूथनेशिया मीन्स विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग मीन्स रिमूविंग और विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बीमार, कोई पेशेंट बीमार है, उसको क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग वेंटिलेटर, राइट, फॉर ब्रीदिंग, और फीडिंग ट्यूब के थ्रू उसको खाना दे रहे हैं, राइट? तो वो क्या है, दिस इज व्हाट लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इसको बोल सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल आ जाएगा वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब्स। तो क्या कहते हैं पैसिव यूथनेशिया में, व्हाट यू आस्क फॉर कि यू रिमूव दिस, यू आस्क दैट इस वेंटिलेटर को या फीडिंग ट्यूब को क्या है, रिमूव कर दो, सो दैट अ टर्मिनली इल जो पर्सन है या जो परमानेंटली अनकॉन्शियस पेशेंट है वो डाई कर जाए नेचुरली। सो बेसिकली पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये नहीं है दैट यू आर किलिंग अ पर्सन, राइट? यू आर व्हाट टेकिंग अवे द कंडीशंस जिसमें क्या है, वो बिकॉज ऑफ जो हमने उनको कंडीशंस प्रोवाइड करी है उसकी वजह से वो दैट पर्सन इज व्हाट लिविंग, राइट? तो उसको आप कंडीशंस को रिमूव कर दो एंड दैट पर्सन कैन लाइक व्हाट डाई नेचुरली। तो इट इज बेसिकली देखो, हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 21, राइट? सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट? तो वी हैव टू द राइट टू लिव विद डिग्निटी। उसी में कॉन्सेप्ट आता है
right to die with dignity. सो एक पर्सन है जो टर्मिनली इल है या परमानेंटली अनकॉन्शियस है और जिसके होश में आने की कोई उम्मीद भी नहीं है और कितने ही सालों से वो पर्सन जो है ऐसे ही बेड पे लाइक अनकॉन्शियस पड़ा है और आप उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे के बस उसको लाइक क्या है उसकी ब्रीदिंग ऑन रख रहे हो, वो ऐसा जिंदा तो वाली कोई बात नहीं है उसमें, राइट। तो उसके कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, उसका राइट टू डाई विद डिग्निटी का जो राइट है उसको छीन रहे हो। तो उसी को अलाउ करने के लिए पैथिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आया। दैट पैथिव यूथेनेशिया बेसिकली मीन्स कि आप वो जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको विड्रॉ कर दो सो दैट अ पर्सन कुड डाई विद डिग्निटी एंड डाई नेचुरली, राइट। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली कॉजिंग डेथ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो पैसिव यूथेनेशिया में आप कुछ इंजेक्ट करके, कुछ इंजेक्शन देके, कुछ मेडिसिन देके किसी को मार नहीं रहे हो, राइट। सो यू आर नॉट एक्टिवली किलिंग और एक्टिवली कॉजिंग डेथ, यू आर जस्ट टेकिंग अवे द सपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से वो लाइक क्या है इवेंचुअली खुद ही नेचुरली डाई कर जाएंगे। सो आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। सो पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पैसिव में यू आर नॉट व्हाट एक्टिवली कॉजिंग डेथ, पैसिव में यू आर जस्ट विदड्रॉइंग और विद होल्डिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से वो जिंदा है, राइट। एंड इन एक्टिव यूथेनेशिया यू इंजेक्ट समथिंग जिसकी वजह से क्या है डेथ कॉज हो जाती है। आज की न्यूज़पेपर में हम फर्दर देखेंगे दैट फ्रांस हैज व्हाट अलाउड दिस एक्टिव यूथेनेशिया जिसमें क्या है यू कैन दे विल इंजेक्ट समथिंग एंड द पर्सन कैन डाई इन केस ऑफ अगर कोई परमानेंटली अनकॉन्शियस है या टर्मिनली इल है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो फ्रांस ने अभी आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे दे हैव परमिटेड व्हाट एक्टिव यूथेनेशिया। तो अभी इसके ऊपर डिबेटेबल टॉपिक है, वर्ल्ड अलॉन्ग इस पे डिबेट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड, पैसिव यूथेनेशिया इज इंडिया में लीगल है, राइट। सो दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। सो इंडिया में एक्टिव इज नॉट अलाउड, पैसिव इज व्हाट लीगल इन इंडिया। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके में कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट जुडिशरी के, राइट, वो देखते हैं। So what is the legal status? Passive euthanasia is legal in India under the strict safeguards laid down by Supreme Court of India. So active euthanasia जिसमें आप कोई lethal injection देते हैं या किसी कोई medicine देते हैं to cause death, it is still illegal in India. So active euthanasia is not allowed, passive is allowed अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ केसेस हैं जिसके तहत ये एक्टिव पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउड किया गया, राइट, इस राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। तो द केस कैन बी आल्सो अरुणा शॉनबॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है जिसमें क्या है फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया पैसिव यूथेनेशिया के राइट को एंड इट अलाउड द विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट जुडिशियल सुपरविजन, राइट। तो ये केस का नाम आपने याद रखना है। देन देयर वाज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2018 में हुआ एंड दिस आल्सो व्हाट रिकॉग्नाइज अ पर्सन्स राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो अभी हमने डिस्कस किया दैट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, इसी का ही सब पार्ट है व्हाट। सो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज अ ब्रॉडर राइट जिसमें बहुत सारे राइट आ जाते हैं जिसका एक सब पार्ट है राइट टू डाई विद डिग्निटी। सो दिस वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अंडर व्हिच केस, सो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में राइट टू डाई वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन अभी रिसेंटली इंडिया में फर्स्ट केस हुआ है जिसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड द यूज ऑफ पैसिव यूथेनेशिया। तो कौन सा केस है, इसी साल में हुआ, इसीलिए पैसिव यूथेनेशिया का जो इस साल दिस टॉपिक पैसिव यूथेनेशिया इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें जो है पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया इंडिया में यूज करना। सो हरीश राणा वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या हुआ, हरीश राणा जो एक 32 ईयर ओल्ड मैन था जो स्टूडेंट था बेसिकली, वो क्या है उसको ब्रेन इंजरी हो गई थी एंड बिकॉज वो अपने क्या है 4th फ्लोर से गिर गया था व्हेन ही वाज स्टूडेंट। तो तब से लेके 2013 से लेके अभी तक ही वाज इन अ
परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर ओवर 13 ईयर्स। तो 100% डिसेबिलिटी थी, ही वॉज जस्ट अनकॉन्शियस था और कोई भी उसका रियलिस्टिक चांस नहीं था रिकवरी का। तो उसके पेरेंट्स जो बहुत मतलब एजेड हो गए थे, दे रिक्वेस्टेड कि उसको क्या है पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जाए। सो ही they basically saying that he was surviving only through the clinically assisted nutrition। तो जिंदा क्यों था, उस फीडिंग ट्यूब में से जो उसको खाना न्यूट्रिशन जा रहा था उसी की वजह से जिंदा था, अदरवाइज ही वाज 100% डिसेबल एंड कोई भी चांस नहीं था रिकवरी का। इसको बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, राइट। सो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया द यूज ऑफ पैसिव यूथनेशिया। सो फर्स्ट केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली परमिट किया द विड्रॉवल ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट अंडर द पैसिव यूथनेशिया फ्रेमवर्क। सो ये आपने याद रखना है कौन सा केस है, दिस केस इज इम्पोर्टेंट, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दिस इज इम्पोर्टेंट, सीधा पूछ सकते हैं हरीश राणा यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ केस इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज to the permitting the withdrawal of this life sustaining treatment under the passive euthanasia। So I hope I am making the point clear। तो हमने क्या डिस्कस किया यूथेनेशिया के बारे में। यूथेनेशिया क्या है, बेसिकली द रिमूवल ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स जिसकी वजह से कोई जो पेशेंट है जो वेजिटेटिव स्टेट में है, इट इज ही और शी इज लिविंग, राइट। ये दो फॉर्म का हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या आप कुछ इंजेक्ट करते हो या कुछ मेडिसिन देते हो जिससे क्या है यू कॉज डेथ, राइट। पैसिव में क्या है, आप विड्रॉ कर लेते हो लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम जिसकी में आप यू आर नॉट कॉजिंग डेथ बट द डेथ टेक प्लेस नेचुरली। सो इंडिया में क्या है, पैसिव यूथनेशिया इज लीगल बट एक्टिव इज नॉट लीगल, राइट। एंड अभी हमने डिस्कस किया रिसेंटली किसी कंट्री जिसने एक्टिव अलाउ किया है, दैट इज फ्रांस। So I hope this is clear. So let's move to the newspaper back and next news पे move करते हैं। Then there is a news of leak of Kundakulam nuclear power plant data sparks commotions। So क्या है, highly sensitive data of Kundakulam nuclear power plant reportedly accessed by a ransomware group triggered a कमोशन, राइट। तो क्या है, अभी न्यूज में है कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डेटा है वो लीक हो गया। देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कुंदाकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन। सो इट इज बेसिकली तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो ये इंडिया का इंपॉर्टेंट एंड द लेटेस्ट इन एडिशन टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है, कुंदाकुलम, इसका डेटा लीक हुआ है, राइट, जिसकी वजह से इट इज इन न्यूज, राइट। इसके बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमिलनाडु में, देन दूसरी चीज इट इज रशिया की कोऑपरेशन के साथ क्या है ये बना था कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट। तो रशियन कोलैबोरेशन है ये भी पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। Then you know why we are focusing so much on nuclear energy, because nuclear energy is what, clean fuel है। एंड अभी क्या है, 2-3 दिन पहले ही हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज पढ़ी थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अ डील हैज बीन साइंड फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें क्या होगा, यूरेनियम वुड बी imported from Australia to India, right। तो क्या है, why we are focusing so much on nuclear energy, because it is a clean fuel, तो environmental context से important है। So I hope this is clear। Then there is also a very important news from the international affairs। India UK social security pact is not retrospective, right। तो कल हमने क्या देखा था, एक comprehensive economic free trade agreement has been signed between India and UK, राइट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूके में, जिसमें क्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड यूके, एंड जितने भी कुछ नॉन टैरिफ
रिस्ट्रिक्शंस भी जो होते हैं बिटवीन द ट्रेड, उनको भी क्या है कम किया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा एंड इट विल इवेंचुअली व्हाट हेल्प एंड इम्प्रूव द गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें ये सब चीजें थी। लेकिन दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ एक दूसरी जो एग्रीमेंट साइन हुई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना है। एंड दिस इज फॉर द वेरी गुड फॉर द एम्प्लॉयर्स जो इंडिया से यूके में वर्क कर रहे हैं, यूके से इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। सो व्हाट इज दिस डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन सेइंग? अभी तक क्या हो रहा था, जो वर्कर्स थे उनको डबल कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा था इन द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस की फॉर्म में, राइट। तो अगर कोई यूके का एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल एंड इज वर्किंग इन इंडिया, तो उसको क्या है अपनी सैलरी में से इंडिया के ईपीएफ में भी जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा था, और यूके के जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा था। वाइस वर्सा इंडिया का जो एम्प्लॉय है यूके में काम कर रहा है, वो क्या इंडिया में भी अपनी सैलरी से ईपीएफ कट करवा रहा है, और यूके के सोशल सिक्योरिटी में भी उसको देना पड़ रहा है, तो उसको दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली उसके पास जो एंड पे डिस्पोजेबल इनकम बच रही है क्या, वो बहुत कम बच रही है। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन करी गई है बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दे आर सेइंग कि अगर कोई इंडिया का एम्प्लॉय इंडिया में यूके में वर्क कर रहा है, लेकिन वो इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसको यूके में देने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली अगर कोई यूके का एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में कर रहा है, तो उसको इंडिया में करने की जरूरत नहीं है। तो बर्डन ऑन द वर्कर हैज व्हाट रिड्यूस। तो दिस इज अ गुड स्टेप, राइट। बट उसमें क्या है, एक चीज आज क्लैरिटी आई दैट दिस फैक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैक डेट से नहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जब किसी चीज को आप बैक डेट से इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब पहले से। सो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, फ्यूचर से होगा। सो बिफोर 15 जुलाई से इम्प्लीमेंट नहीं है। सो आफ्टर 15 जुलाई जो भी वर्कर्स हैं यहाँ से वहां या वहां से इधर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात नहीं कर रहा है। सो इट विल नॉट अप्लाई टू इंडियंस ऑलरेडी वर्किंग इन यूके and returns working in India before 15th of July. So afterward it will came effect into Wednesday को इफेक्ट पे, मतलब 15 जुलाई के बाद की बात कर रहा है। सो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। सो आई होप आपको ये क्लियर है दैट व्हाट इज दिस डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जो ये साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूके इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो भी आपको क्लियर होगा, राइट। So let's move to the next news. Okay, then this is a regional news. Oil exploration only after solving is Assam Nagaland border dispute. तो क्या है, असम और नागालैंड में क्या है, एक डील साइन हुई है फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। बट वहाँ की जो लोकल जो है यूनियंस हैं, जैसे ये कोनायक यूनियन जो नागा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, सो दे आर सेइंग दैट ओनली व्हेन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स इज सॉल्व्ड, ओनली देन दिस ऑयल एक्सप्लोरेशन agreement should be implemented. So you see regionally also the border issues are there, right? So let's move to the next news article. And this स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रही है रेक्टोरल रूल्स की, ये बहुत न्यूज में है। लाइक किसी स्टेटमेंट के में क्या है, इनका शेड्यूल रिवाइज किया जाता है, एक्सटेंड किया जा रहा है, राइट। कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, रिवीजन ऑफ रूल्स। Then we have
ऑलरेडी डिस्कस दिस मेनी टाइम्स एंड आज फिर से ये न्यूज में था, पैनल डेफर्स फाइनल मीटिंग ऑन हायर एजुकेशन बिल। तो आज जो है व्हाट क्या था, जो फ्राइडे को शेड्यूल थी जो फाइनल मीटिंग जिसने डिसीजन लेना था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी बैठी थी, राइट, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जो कि रिव्यू कर रही थी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को, राइट, जो वीबीएसए बिल 2025 को रिव्यू करी थी। एंड व्हाट इज दिस वीबीएसए बिल? इट वाज टू व्हाट ओवरहॉल एंड रीस्ट्रक्चर द हायर एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर जो डिस्कशन हुई थी टू ओवरऑल जो रिफॉर्म लेके आना है एजुकेशन सिस्टम में, उसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप था हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स। तो हायर एजुकेशन की रिफॉर्म्स के लिए क्या है, दिस बिल हैज बीन प्रेजेंटेड एंड जो अभी क्या है इन द कमेटी स्टेज में है। इस कमेटी की फाइनल जो आज मीटिंग होनी थी फ्राइडे को, उसको आज क्या गया, रीशेड्यूल कर दिया गया है, राइट, कि टू बिकॉज सम स्टेट्स आर व्हाट रेजिंग ऑब्जेक्शन। हमने बहुत बार पढ़ लिया, स्टेट्स एंड सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज आईआईएम्स आर आल्सो रेजिंग इश्यूज, राइट। इसमें कुछ पॉइंट्स कंट्रोवर्शियल थे जो हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करता है, इट इज प्रपोजिंग कि जो मल्टी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी की बात कर रहा है बाय द नेम ऑफ वीबीएस, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर भी बहुत सारे जो है क्रिटिसिज्म फेस हो रहा है। देन रेगुलेशन के बारे में बात करता है दैट हाउ द होल एजुकेशन हायर एजुकेशन सिस्टम वुड बी रेगुलेटेड। तो उसमें क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन को लेके बहुत सारे जो स्टेट्स हैं they are protesting. Then IITs and IIMs are saying what, हमें इसके परव्यू से बाहर रखो। तो ये क्या है, इसको बहुत सारा जो आप देख रहे हो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट एंड ऑब्जेक्शंस देखने जा रहे हैं, राइट। उसी के कारण ये जो अभी क्या है, द कमेटी हैज डिलेड द लाइक इट्स मीटिंग, डेफर्ड इट मीटिंग, कि वो क्या है, सो दैट थिंक कि अभी इनके ऊपर और डिस्कशन करने की जरूरत है। सो लेट्स सी क्या होता है। Then another bill which is in जो इस आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में, that is the 131st bill, 131st constitutional amendment bill। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? This is talking about the delimitation of seats of लोकसभा। तो it is saying कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाने की बात करी जा रही है अंडर दिस। तो कितने तक लेके जाने की बात करी जा रही है? टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स टू 850। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में कि व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन, क्या होता है, व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, राइट। तो सारी थोड़ी सी चीजें इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी प्रेजेंटली कॉम्पोजिशन क्या है लोकसभा की? सो मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 552। प्रेजेंटली कितनी है? 545 मेंबर्स हैं। तो ये जो 542 का ब्रेकडाउन था, इसमें क्या था, 552 में से क्या है, 530 मेंबर्स जो है दे वुड बी कम फ्रॉम इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 members would come from the UTs। कितनी UTs है? फ्रॉम 8 UTs। तो 20 मेंबर 8 UT से आएंगे, 530 मेंबर्स क्या है, स्टेट से आएंगे। अब ये कितने हो गए? 550 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 552। तो 2 क्या थे? 2 शुड बी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने थे जिनको क्या था, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं, दे शुड बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। तो इनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करके ऐड करना था, राइट। तो ये जो क्लॉज है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है टू एंग्लो इंडियन की, ये रिमूव कर दी गई थी बाय 104th अमेंडमेंट, राइट। तो अभी एज सच लोकसभा में क्या है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस, राइट। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 543 है, जिसमें बिकॉज 545 थी पहले, उसमें से 2 आप एंग्लो इंडियंस कम कर दो तो इट इज 543, राइट। तो ये पूछ सकता है आपको कौन सी अमेंडमेंट से जो है एंग्लो इंडियन मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को अबॉलिश किया गया है। सो इट इज 104th
कितने एंग्लो इंडियंस अलाउड थे? 2 थे. हाउ दे वर लाइक, हाउ दे बिकेम द पार्ट, वर दे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? दे वर नॉमिनेटेड. बाय whom? they were nominated by the president of India. So I hope this is clear. तो अभी क्या बात करी जा रही है कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो लोकसभा की, इसको 552 से इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए? 850 कर दिया जाए. राइट. तो ये खुद से नहीं हो सकता. राइट. इसको करने के लिए क्या है, एक बॉडी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. उस बॉडी का क्या नाम है? डिलिमिटेशन कमीशन. राइट. तो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगी कैसे ये सारी सीट्स जो है इंक्रीज होंगी. राइट. तो उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन कमीशन. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो सबसे पहली बात तो ये. और डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? आज तक कितनी बार इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं. राइट. So what is this delimitation commission? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात तो ये. सो इट इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस पर्पस के लिए? टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री, दैट इज लोकसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना होता है. एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस. तो हर सेंसस के बाद में क्या होगा? बेसिकली जब भी हम सेंसस कंडक्ट करेंगे तो हमें क्या रियलाइज होगा कि कंट्री का पॉपुलेशन कितना है. राइट. कौन सी स्टेट में कितना पॉपुलेशन है. राइट. तो हमें स्टेट वाइज पता लग जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पता लग जाएगा. तो हम क्या है? रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज. क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? बिकॉज सीट्स जो हैं, सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो है, दे आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दे आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. तो हम इंश्योर करते हैं कि हर पर पॉपुलेशन जो है सीट्स क्या है जो असाइन होती हैं. तो अब जिस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ऑब्वियसली उसकी सीट्स भी बढ़ जाएंगी. राइट. तो उस बेसिस पे क्या है? यू हैव टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज एंड रीएलोकेट द सीट्स. तो इसीलिए हर सेंसस के बाद में क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन बिठाते हैं. राइट. तो अभी इसमें क्या है? लास्ट टाइम डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था वो भी डिस्कस करेंगे. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बाय कीपिंग द पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज बैलेंस्ड एज पॉसिबल. तो कोशिश क्या करता है ये डिलिमिटेशन कमीशन की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर रहे. राइट. तो उससे क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी. राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ बात करी गई? तो आर्टिकल, ये आपने याद रखना, आर्टिकल 82 जो डायरेक्ट करता पार्लियामेंट को टू इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. राइट. एंड आर्टिकल 170 की भी कहता है कि रीएडजस्टमेंट करनी है असेंबली सीट्स की आफ्टर द ईच सेंसस. तो आर्टिकल आपने ये याद रखने. सो द कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. तो आर्टिकल 82 आपको पावर देता है. देन जो है अभी कितने सीट्स हैं? 552 जो सीट्स हैं दे हैव बीन व्हाट? दे हैव बीन फ्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन का डेटा. तो उसी के बारे में बात करते हैं. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया? फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द 1971 के सेंसस पे. तो 1976 में क्या हो गया? सीट्स को फ्रोज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. सीट्स को फ्रोज करने का मतलब क्या है? मतलब उनको बोल दिया गया कि 1971 के बेसिस पे, जो सेंसस के बेसिस पे जो सीट्स अलॉट होगी जिस स्टेट को, उसको उतना फिक्स रहने दिया जाएगा, उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जाएगा. क्यों? ये क्यों किया गया? टू एंश्योर पॉपुलेशन कंट्रोल. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या है? नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी. तो इसके बेसिस पे ये भी तो हो सकता है स्टेट्स प्रमोट करें कि अपनी स्टेट में की पॉपुलेशन बढ़ाओ कि हमारी सीट्स बढ़ जाए जो है लोकसभा में. राइट. तो उस चीज को तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ना. तो पॉपुलेशन का जो टाइम बॉम्ब हमारे सिर पे वो और बढ़ सकता है. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेट्स को डिस्करेज करने के लिए, राइट, एंड उनको मोटिवेट करने के लिए ये
आपने क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो है सीट्स को फ्रोज कर दिया गया। बाद में फिर से 84th अमेंडमेंट हुआ और उसमें भी क्या हुआ, 2001 के सेंसस के बेसिस पे सीट्स को फ्रोज कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ पॉपुलेशन की एडजस्टमेंट हुई। 1971 के सेंसस के बाद 2001 के सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो पर जो सीट है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नंबर ऑफ जो पीपल है वो बढ़ गए, लेकिन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वर फिक्स्ड। तो फिर से सीट्स नहीं बढ़ाई, तो सिर्फ पॉपुलेशन की रीएडजस्टमेंट हुई ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। एंड इसी में बोला गया कि अंटिल 2026 जो है ये स्टेट्स की जो है रिशफलिंग नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगी, राइट। तो आपने याद रखना है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बेसिकली जो है सीट्स को फ्रोज किया अंटिल द सेंसस ऑफ 2026। तो अभी इसीलिए क्या है, अभी 2026 के सेंसस के बाद में जो है डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और जो है सीट्स रीऑर्गेनाइज्ड होंगी, राइट। इसीलिए इट इज इन न्यूज। So I hope this is clear. So let's move to the next news article. So next thing which is in news is related to the this VBG Gram scheme. So what is this VBG Gram scheme? So this is Viksit Bharat गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, एंड लास्ट वाला जी इज फॉर ग्रामीण। सो विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो क्या है, एक गारंटी है फॉर रोजगार, क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट की एंड लाइवलीहुड की गारंटी स्कीम है। तो इससे पहले एक्चुअली क्या थी, एमजी नरेगा एग्जिस्ट कर रही थी। एमजी नरेगा स्कीम के अंडर क्या था, 100 days ऑफ guaranteed work was provided for unskilled labor। तो अनस्किल्ड लेबर को क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अंडर दिस स्कीम अंडर एमजी नरेगा 100 days ऑफ क्या है, गारंटेड वर्क वाज प्रोवाइडेड इन अ ईयर। इन केस 100 days नहीं मिलता था तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता था, जितने दिन भी कम रहते थे। अभी इस स्कीम को, दिस स्कीम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हाट, द न्यू स्कीम जिसका नाम है वीबी ग्राम स्कीम। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसमें भी क्या है, गारंटेड आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, बट इसमें क्या है, यहाँ पे 100 days था, इसमें क्या है, अब इसमें क्या है 125 days हो गया, राइट। तो उसकी बात करी गई, तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हैं आप किस में रजिस्टर होंगे, वीबी ग्राम में। तो वो रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, इसीलिए इट वाज इन न्यूज। इट इज सेइंग व्हाट, इट इज सेइंग दैट जो रजिस्ट्रेशन देखने को देखी गई है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर फेल फ्रॉम 27 CR टू 26.33 CR, नेट रिडक्शन ऑफ 67 लाख, या 2.5% वर्कर्स की जो रिडक्शन देखने को देखी गई है कि इस मिशन से उस मिशन में जो अभी, तो वो देर सेइंग कि अभी कुछ लोग नहीं भी रजिस्टर हुए होंगे एंड कुछ जो है टेक्निकल ग्लिचेस के कारण भी क्या है जो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, केवाईसी का इशू आ रहा है, राइट। तो ये सब रीजंस की वजह से अभी कुछ वर्कर्स इस स्कीम से, पुरानी स्कीम से शिफ्ट हो गए, नई पे रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए इट वाज इन न्यूज। तो हमें बस याद रखना है कि व्हाट इज दिस वीबी ग्राम स्कीम एंड इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया। उसमें एमजी नरेगा में वाज व्हाट 100 days का काम था, इसमें क्या है 125 days का काम है। सो आई होप दिस इज क्लियर। So let's move to the next news article. Next again is something जो repetitively रोज ही हम देखने को देख रहे हैं, because जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट इज व्हाट प्लानिंग टू प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर ऑन 20th of July। तो उसी के कारण रोज ही ये न्यूज में आ रहा है, fulfill the promise. So New Delhi cannot keep stalling the restoration of statehood to Jammu Kashmir। तो हमने बहुत बात कर ली है that जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने एक जम्मू कश्मीर की स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूटीज में एक जम्मू एंड कश्मीर एंड
सेकेंड ड्यूटी वॉज लद्दाख, ये क्रिएट कर दिया, एंड दिस विद लेजिस्लेचर एंड दिस विदाउट लेजिस्लेचर, राइट। एंड साथ में जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर को प्रॉमिस किया गया दैट जब टाइम आएगा पीसफुली, जब इलेक्शंस हो जाएंगे एंड व्हेन देयर वुड बी पीस इन द एरिया, तो जम्मू एंड कश्मीर को वापस से क्या है, स्टेट खुद का जो स्टेटस है रेस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया एंड द गवर्नमेंट इज व्हाट नॉट रिस्टोरिंग द स्टेटस, तो इट इज इसीलिए ये बार बार न्यूज में है। सो दे आर सेइंग दैट न्यू दिल्ली इज रैशनल फॉर इनएक्शन हैज बीन, तो उन्होंने उसके लिए इनएक्शन के लिए व्हाट द रीजन दे आर गिविंग सिक्योरिटी रीजंस, दे आर सेइंग कि अभी सिक्योर नहीं है, पहलगाम अटैक का वो साइट कर रहे हैं रीजन, एंड दे आर सेइंग कि अभी द एरिया इज नॉट सेफ एंड सिक्योर, तो इसीलिए वी आर डिलेइंग। बट दे आर सेइंग दैट अक्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन कैन हैव नो लॉजिकल बेयरिंग वेदर जेके's इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर टू बी ट्रस्टेड विद द पावर ऑफ अ फुल स्टेट। तो दे आर सेइंग कि एक क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी हुई है, टेरर एक्टिविटी, उसके बेसिस पे आप जज करके ये नहीं कह सकते हो कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्या वो केपेबल हैं गवर्नेंस को मैनेज करने की कि नहीं, राइट। सो दे आर सेइंग दिस इज द इंटेलिजेंस फेलियर एंड दिस इज समथिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, तो इसकी वजह से आप क्या है उनको लाइक यू कांट पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर abilities, right। तो इसकी इसीलिए दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि the promise should be fulfilled, right। तो that is why this was in news। Then this is something related to the economic data। So they are saying that export gains, India's trade weaknesses are becoming episodic, its strength structural। So अभी क्या है, डेटा रिलीज हुआ है जून का, तो इंडिया का ट्रेड डेटा, एंड उसमें क्या देखने को मिला है, हायर ट्रेड डेफिसिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डेफिसिट, थोड़ा सा समझते हैं। सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? So when we compare the exports and imports of a country, right, and if exports are less, कि what we are selling to the world is less and what we are buying from the world is more, तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, राइट। तो when imports are ज्यादा, जब इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो कंट्री क्या फेस करेगी, ट्रेड डेफिसिट। तो ये क्या शो कर रहा है कि वी आर रादर देन वी आर डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड, राइट। तो उसके बारे में दे आर सेइंग दैट इंडिया नीड्स टू लुक एट दिस। सो दे आर सेइंग कि ये 430% जो आपको ट्रेड डेफिसिट में इंक्रीज देखने को मिला है, इट इज वरिसम, राइट, जो डेटा रिलीज हुआ। बट वो कह रहे हैं जब आप इसको डीपर लेवल पे जाके देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हुआ है। सो दे आर सेइंग हाउएवर डीपर लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस डेफिसिट शुड ईज अ लॉट ऑफ अलार्म। सो कह रहे हैं कि जितनी टेंशन होती है, पहले इतना बड़ा फिगर देखे कि 43% इंक्रीज हो गया है हमारे ट्रेड डेफिसिट में, लेकिन कहते हैं जैसे ही हम उस डेटा को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस चीज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो देखने के बाद वो कहते हैं हमारी जो टेंशन है थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। कैसे दे आर सेइंग दैट द बल्क ऑफ इंक्रीज इन द डेफिसिट इज ड्यू टू द शार्प इंक्रीज इन द मर्केंडाइज इंपोर्ट्स। तो जितना भी मर्केंडाइज इंपोर्ट में जो है इंक्रीज के कारण ये जो सारा देखने को मिला, राइट। सो दे आर सेइंग दैट इट इज लेड बाय क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड। तो इन सब चीजों में जो है इनके इंपोर्ट्स बढ़े हैं। तो क्रूड ऑयल का तो आपको पता है प्राइस ही बढ़ गए, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग ईरान एंड यूएस इश्यू। तो उसके कारण ऑयल इंपोर्ट्स रोज 40%, तो आधा तो उसी से हुआ, राइट। देन गोल्ड प्राइसेस ऑल्सो यू नो बिकॉज ऑफ दिस थिंग अनसर्टिनिटी इन द वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एशिया, उसके कारण क्या गोल्ड प्राइसेस में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गया, तो जिसके कारण गोल्ड प्राइसेस और बढ़ गए। तो गोल्ड इंपोर्ट तो कम हो नहीं रहे। तो दे आर सेइंग कि एक तो ट्रेड डेफिसिट के इंक्रीज होने का कारण फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्यूल है, राइट। देन दे आर सेइंग गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड के इंपोर्ट्स के कारण। तो देर सिंह जैसे ही क्राइसिस ठीक होगा, फ्यूल के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो ये भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, गोल्ड के ऊपर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, और वेस्टर्न एशिया का ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में क्या है, गोल्ड इंपोर्ट के प्राइस, गोल्ड के प्राइसेस भी क्या है, नीचे आ जाएंगे। देन दे आर सेइंग अनदर थिंग इज द
फर्टिलाइजर का जो इम्पोर्ट है वो भी बड़ा, फर्टिलाइजर इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या बिकॉज नेचुरल गैस की सप्लाई की शॉर्टेज देखने को मिली, इसीलिए हमें क्या फर्टिलाइजर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसके कारण भी क्या है, हमारा जो imports है वो बढ़ रहा है। Then they are saying only one of the category that has seen import rise sharply due to domestic factor is the electronic goods segment. Then they are saying fourth component जिसकी वजह से ये increase देखने को मिला, that is the electronic sector. एंड देन उसने इन चारों में डिफरेंस भी क्रिएट कैसे किया, उन्होंने बोला कि फ्यूल, गोल्ड एंड फर्टिलाइजर ये तो क्या है, दे आर ड्यू टू द इंटरनेशनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनका इंक्रीज इज ड्यू टू इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के इंपोर्ट्स बढ़े हैं, ये इसलिए नहीं बढ़े हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बट इट इज ड्यू टू द डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा है। इस केस में डोमेस्टिक डिमांड ऐसा जितना नहीं बढ़ा, प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या है, डोमेस्टिक डिमांड ही ज्यादा बढ़ी है। अब ये डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा क्यों बढ़ी है, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं, रॉ मटेरियल है वो जो है उसको हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी दिस मैन्युफैक्चरिंग में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के इंपोर्ट्स बढ़े हैं। सो इट विच इन एक्चुअली इज अ गुड थिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है ड्यू टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जो पुश दिया जा रहा है, एंड इसके लिए जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो उसकी वजह से दिस हैज इंक्रीज, सो विच इज अ गुड थिंग। तो दे आर सेइंग कि अब आप ओवरऑल जब इसको एनालाइज करते हो कि क्यों सारा इतना ट्रेड डेफिसिट हुआ, तो यू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग, दिस फैक्टर समथिंग विच आर टेम्पररी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये करेक्ट हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंपोर्ट्स, एंड विच एक्चुअली इज अ गुड थिंग बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट, this manufacturing of electronic goods at our country only, right? Then one thing which is again जो इस आर्टिकल में बोली गई that अभी for the short period of time तो ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इंपोर्ट्स कर रहे हो, but they are saying rather than depending so much on imports we should try also कि ये सब जो आप चीजें इंपोर्ट कर रहे हो इनको भी लोकली आप कैसे लाइक हाउ यू कैन प्रिक्योर दिस थिंग लोकली, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो इवेंचुअली यहाँ से भी आपको क्या है, इंपोर्ट्स कम करने की जरूरत है। सो दे आर सेइंग दैट going ahead, the attempt should also be to manufacture as many of their inputs locally so that this supply chain can be made truly secure. अभी देखो आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हो प्रोडक्ट्स की, राइट, लेकिन आपको बहुत सारे इनपुट, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है दूसरी कंट्रीज से आ रहा है, तो अभी भी आप क्या है, डिपेंडेंट ही हो, तो आपकी जो सप्लाई चेन है वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी क्राइसिस जो ग्लोबल लेवल पे आएगी तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगे, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फिर से डिस्टर्ब होगी। तो फोकस क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनो, राइट। तो आत्मनिर्भर क्या है, आप लोकली प्रिक्योर करो जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी आप कर सकते हो, राइट। सो जितना भी इंटरनेशनल डिपेंडेंस है उसको कम से कम करो, देन ओनली यू कैन हैव अ सिक्योर एंड व्हाट सेफ सप्लाई चेन। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, and this is something very very important, and this is related to the NPT. What is NPT? Nuclears, or this is non-proliferation treaty. So the crisis at the heart of non-proliferation. What is this article saying? Article is basically talking about the NPT, non-proliferation treaty, and they are saying that this non-proliferation treaty is basically a treaty which create unequal rules, right, and it is dividing the world into haves and have-nots. अभी ये सारी बात आपको समझ आएगी when we'll understand what is this non-proliferation, क्या होता है, what is this non-proliferation treaty, कब साइन हुई, कौन कौन से कंट्रीज ने साइन करे, राइट। उसको डिटेल में जब समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा इसका इम्पोर्टेंस, एंड ये आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी, राइट। तो लेट्स मूव टू discussing this non-proliferation treaty in detail.
So what is this non-proliferation treaty? So this basically was signed, open for signed in 1968 and eventually came into force into 1970, right? तो 1970 से ये non-proliferation treaty is in force, signed in 1968. So what this talk about? So this treaty is basically based on 3 pillars. So these 3 pillars are very very important. ये pillars समझ आ जाएंगे तो आपको पूरी treaty समझ आएगी. First of all, it talks about non-proliferation. So non-proliferation का मतलब क्या है? किसी proliferation मतलब किसी चीज के spread को रोकना. So it is basically what it is preventing the spread of nuclear weapons. Non-proliferation treaty किसकी बात कर रही है कि आपने nuclear weapons को और spread होने की जो allow नहीं करना. तो जो actually ये treaty क्या कहती है कि 1970 तक जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो तो ठीक है, इसके बाद आपने फर्दर न्यू एडिशंस नहीं होने देने इन द न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देने आपने. तो फर्दर एडिशन नहीं होने देने, आपने इंश्योर करना है कि और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए. ये इस ट्रीटी का मेजर ऑब्जेक्टिव है, राइट. देन इट टॉक्स अबाउट डिसआर्मामेंट आल्सो. तो ये क्या कहते हैं? यू प्रमोट नेगोशिएशन फॉर रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि बिल्कुल भी देखने को नहीं देख रहा है. आप देख पा रहे हो इसमें ही क्या है सबसे ज्यादा आपको वो दिखेगा डबल स्टैंडर्ड. सो इट इज सेइंग कि आप थ्रू नेगोशिएशन रिड्यूस करो और अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दो न्यूक्लियर वेपन्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन क्या है, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो क्या कह रही हैं? वो प्रिवेंट तो कर रही हैं, बिल्कुल कोशिश कर रही हैं कि फर्दर न्यू न्यूक्लियर स्टेट्स ऐड ना हो, लेकिन खुद डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जा रही हैं. तो इट टॉक्स अबाउट अनइक्वल एंड द पैराडॉक्स कि आप किसी और को क्या तो अलाउ नहीं कर रहे हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ, लेकिन आपके पास है, आप उनको डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब आप उनको डिसमेंटल नहीं करते और दूसरे को बनाने से रोकते हो, इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द कंट्रीज. तो क्यों? जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी कंट्रीज जैसे ईरान, दे से कि दिस इज क्रिएटेड ट्रस्ट डेफिसिट इशू. आप खुद के आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ आप हमें नहीं बनाने दे रहे हो, उससे क्या है, you are always going to have a upper hand, right? So ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की आ जाती है, इसीलिए ये ट्रीटी, इसीलिए इस पे हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है. सो एनपीटी क्या है, पहली बात क्या कहती है कि नॉन प्रोलिफरेशन आपने करनी है न्यूक्लियर वेपन की. देन इट टॉक्स कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर आपने अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स को क्या है, एलिमिनेट ही कर देना है. एंड देन इट टॉक्स अबाउट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. और जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है आपने क्या है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना है. जैसे हम उसको एनर्जी सेक्टर में यूज कर रहे हैं, अभी आज पढ़ा ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हो, पीसफुल पर्पस आ जाएगा, राइट. सो अलाइंग द एक्सेस टू द पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज अंडर द इंटरनेशनल सेफगार्ड्स, राइट. तो दीज थ्री आर द प्रिंसिपल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीटी, राइट. देन इसमें क्या अभी हमने पढ़ा था उसमें आर्टिकल में, दैट इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स. वो कैसे करता है, वो कैसे होंगे हैव्स एंड हैव नॉट्स? बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस ओनली 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. वो कहता है 1967 में किसी भी कंट्री जिसने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया बिफोर 1 जनवरी 1967, वो क्या है, न्यूक्लियर स्टेट. तो 1967 से पहले जिन्होंने टेस्टिंग करी, राइट, वो क्या है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो है न्यूक्लियर स्टेट्स. और इसके बाद तो नो टेस्टिंग क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा नॉन प्रोलिफरेशन का प्रिंसिपल है इसका. तो जितने भी कंट्रीज जिन्होंने इससे पहले टेस्टिंग करी है वो 5 कंट्री हैं, इनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं इन 5 कंट्री को एज न्यूक्लियर स्टेट्स इन द ट्रीटी. कौन कौन सी? फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड इज रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. तो ये 5 जो है हमारी एनपीटी के अंडर क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं. तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपने मुझे आंसर करना है, दैट यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं
और अभी हमने न्यूक्लियर एनपीटी में भी 5 न्यूक्लियर स्टेट्स पढ़ी, इसमें से कुछ मेंबर्स उधर भी कॉमन है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट हु ऑल आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सा ऐसा मेंबर है जो यहाँ पे है और वहां पे नहीं है, और वहां पे है और यहाँ पे नहीं है, राइट। तो आपने बताना है। तो आपने दोनों याद रखने 5 ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एनपीटी कौन कौन से हैं, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। सो दीज आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। दूसरी चीज आपने ये भी बतानी, देखो 1967 के बाद तो उन्होंने टेस्टिंग अलाउ नहीं कर रहे, तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट which is famously known as what, Smiling Buddha, जिस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये कौन से ईयर में हुआ, जो कि पोखरण में हुआ था, ठीक है, पोखरण राजस्थान में हुआ था, राइट। ये कौन से ईयर में हुआ था, राइट। तो इतना मैं बता देती हूँ, हमने 1967 के बाद किया, इसीलिए इस एक्ट के अंडर हमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, जबकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट। तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। Then it is putting on some obligations on both nuclear states as well and non-nuclear states also. So obligations of nuclear weapon states, जिनके पास nuclear weapon हैं उनके क्या obligations है? First of all, not transfer nuclear weapons or related technology to any non-nuclear weapon state. तो आपने कोई भी nuclear related technology या weapons को किसी भी non-nuclear state के साथ जो है उसका जो है लेन देन नहीं करना, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना है। देन नॉट असिस्टिंग एनी कंट्री इन, जस्ट अ सेकंड, ओवर जूम हो गया, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो क्या क्या ऑब्लिगेशन है न्यूक्लियर वेपन स्टेट की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना टू द नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। देन नॉट असिस्ट एनी कंट्री इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, किसी भी कंट्री को आपने इस चीज में असिस्ट नहीं करना। एंड देन परस्यू नेगोशिएशंस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए आपने क्या है, परस्यू करना है दूसरे कंट्रीज को, राइट। देन कुछ ड्यूटीज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पे भी लगाई गई है कि आपने किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है और न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको एक्वायर करने की जो बात नहीं करनी है, राइट। एंड आपने जो है न्यूक्लियर एनर्जी को ओनली पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA। एंड आपने क्या करना है, पीसफुल यूज करना है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जस्ट फॉर द एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज करना है। एंड दैट इज ऑल्सो अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट, IAEA। एंड व्हाट इज दिस IAEA? दिस इज बेसिकली व्हाट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, जिसका काम क्या है, टू ओवरसी की एनपीटी की कंप्लायंस हो रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में, राइट। एंड इसका काम क्या है, टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द एनपीटी एंड कंडक्ट इंस्पेक्शंस, राइट। एंड इंश्योर कि कितना कोई भी जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज नॉट डिवोटेड फॉर द वेपन्स। तो जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है वो पीसफुल पर्पस के लिए हो, यही इसका काम है, राइट। एंड डज इंडिया साइंड एनपीटी? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट the answer, and yes, India is not a signatory to NPT, right? आपने याद रखना, India is not a signatory to NPT because क्यों? क्योंकि India feels that this is a discriminatory treaty because it creates the world into nuclear and non-nuclear states। जिन्होंने तो पहले ट्रायल कर लिए, टेस्ट कर लिए और वेपन्स बना लिए, उनको तो अलाउ करता है, एंड जिनके 1967 के बाद वालों को अलाउ नहीं करता। सो इट इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन जिसमें क्या है, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैव और हैव नॉट की सिचुएशन पैदा हो रही है, राइट। और सिर्फ 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि इंडिया, पाकिस्तान, इवन इजराइल के पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनको एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, राइट। एंड देन दे आर सेइंग it is not working towards the
इट्स कमिटमेंट ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, इसीलिए भी इंडिया इसको क्या है बोलते हैं, दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। वो कहते हैं वही ट्रीटी साइन करेंगे, एनपीटी तभी साइन करेंगे या तो वो इंडिया को भी एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज करे, अदरवाइज क्या है, नहीं तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करें और क्या है फुल डिसआर्मामेंट की तरफ मूव करें, देन ओनली इंडिया विल साइन what NPT. So I hope this thing is clear that what is NPT, what is non-proliferation, कौन से nuclear weapon states हैं. So I hope the point is clear. तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी के बारे में बात करें दैट द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायरार्की रादर देन डिसमेंटलिंग। सो दे आर सेइंग द बेस तो जो हायरार्की क्रिएट कर दिया कि एक तरफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और एक तरफ क्या है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इट दे आर सेइंग रादर देन स्टॉपिंग कि न्यूक्लियर एट फर्स्ट प्लेस हो वो तो कर नहीं रहा, इट इज डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स and enjoined the later to restrain while the formers continue to modernize their nuclear arsenals. So they what is basically saying कि वो तो जिनके पास नहीं है उनको continuously रोके जा रहा है कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। On the other hand जिनके पास ऑलरेडी हैं they keep on modernizing their weapons. Then it is saying that again the treatment of Iran is not an anomaly. India and Pakistan वो भी NPTC के बाद है, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, right? And so this is they are saying that the question is in the end is not whether Iran should or should not enrich its uranium. It is whether the framework under which the question is posed is coherent, consistent or just, right? So they are saying that this is not something जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि वो यूरेनियम इनरिच करे या ना करे, क्योंकि अभी क्या है वो क्या करे वो टोटली डिसमेंटल करा देंगे, जितना भी उसने यूरेनियम इनरिच किया वो सब उसको लाइक क्या गिव अप करना पड़ेगा। सो दे आर सेइंग दैट रादर देन लाइक वी आर पुशिंग ईरान वी शुड फोकस ऑन व्हाट we are just focused on what selective enforcement of non-proliferation. अभी इसराइल के पास भी तो है न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, राइट? सो दे आर सेइंग दैट यू आर सेलेक्टिवली एनफोर्सिंग द नॉन-प्रोलिफरेशन, उसके ऊपर जो है सोचने की बात है और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट के ऊपर सोचने की बात है, रादर देन जस्ट थिंकिंग ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट करने देना है कि नहीं, राइट? सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर, राइट? तो जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए, आई होप यू उनके बारे में आपको क्लैरिटी हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and we are going to end the session here only, and if you have any doubt please ask in the comment section. Thank you so much students, have a great day, study well.